नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आज किस्से ओलंपिक के में आपकी मुलाकात में करवाने जा रहा हूं दिल्ली के बलवान और देश के सबसे बड़े पहलवान सुशील कुमार से। सबसे बड़े पहलवान इसलिए क्योंकि उन्होंने लगातार दो ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर देश के लिए एक बड़ा इतिहास रचा है। सबसे पहले बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और उसके बाद फिर लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश को दो ओलंपिक पदक दिलाए। आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे पिछले ओलंपिक्स के उनके एक्सपीरियंस की, ओलंपिक के किस्सों की। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एथेंस ओलंपिक की बात करते हैं जिसमें वो पदक के बड़े दावेदार थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो पदक नहीं जीत पाए। तो क्या हुआ था सुशील जी, एथेंस ओलंपिक का वो किस्सा हमें बताएं कि किस तरह आप पदक जीतने से चूक गए थे। नमस्ते फरीद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हो। ओलंपिक की जो जर्नी है वो लोगों को आप दिखा रहे हो। और सबसे पहले मैं एथेंस ओलंपिक खेला, फिर उसके बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक खेला, फिर उसके बाद मैं 2012 का खेला। तो मैं एथेंस से स्टार्ट करना चाहूँगा, अपनी जर्नी बताऊँगा मैं आपको। एथेंस ओलंपिक में सब जो रेसलर थे, जो लोग पहलवान थे, सबको ये पता था कि सुशील मेडल जीत सकता है, क्योंकि 2003 में हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हर एक वो पहलवान को हराया था जो वर्ल्ड चैम्पियन था, ओलंपिक का मेडलिस्ट था, यूरोप चैम्पियन था, एशिया चैम्पियन था। न्यूयॉर्क में वहाँ मैंने क्वालिफाई किया था। और उस ओलंपिक में जो ओलंपिक में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे मेरे वजन में 60 केजी में, उसमें से 15 पहलवानों को मैंने उसमें हरा रखा था। तो इसलिए मेडल होप था। और वहाँ एक ही पहलवान से मेरी कुश्ती नहीं हुई थी उस साल में, क्यूबा से, और क्यूबा से मैं कुश्ती लूज़ कर गया। फिर उसके बाद बुल्गारिया को मैंने हराया। उस टाइम पे सिस्टम ऐसा था कि रिपेचेज नहीं थे, एक कुश्ती हारने के बाद आप भारी हो जाते थे। तो वहाँ बड़ा मैंने बैठ के पूरा ओलंपिक देखा और हारने के बाद, और मुझे ये लगा कि मुझे अब अगले ओलंपिक के लिए पूरी तैयारी लगानी है, जी जान से तैयारी करनी है और ओलंपिक में मेडल जीतना। तो 2004 में के बाद 2008 तक हमने वो दिमाग में रखी वो चीज़ कि हम मेडल जीत सकते हैं, हमें मेडल जीतना। फिर 2008 में पहली ही कुश्ती में हार जाता हूँ और बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार 4 साल लगातार वही चीज़ दिमाग में और आप हार जाते हो। तो मैंने बीजिंग ओलंपिक। फिर मैंने कुश्ती हारने के बाद मैंने पहली ही कुश्ती हार गया मैं। कुश्ती हारने के बाद मैंने जूते निकाले अपने रेसलिंग शूज और बांधने स्टार्ट किए। और मैंने कहा, कहाँ के पहलवान से थी वो? मैं यूक्रेन के पहलवान था वो, और मेरा अच्छा दोस्त भी है वो, और कई कुश्तियाँ मेरी उसकी हुई हैं। तो कुश्ती हारने के बाद मैंने मैट शूज़ अपने निकाले और बैग में डाल दिए कि ये अब नेशनल चैम्पियनशिप में ही निकालूंगा, नेशनल चैम्पियनशिप खेलूँगा, अदरवाइज कोई टूर्नामेंट नहीं खेलूँगा विदेश का भी या बाहर का भी, और बस दंगल लड़ूंगा मिट्टी के दंगलों में। इतने मायूस हो गए थे आप? हाँ, मिट्टी के दंगलों में हमारे यहाँ फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है पहलवान। तो ये चीज़ करके मैं ऊपर आके बैठ गया, वहाँ सब के मैचेस देखने लग गया। तो गुरुजी ने मेरे को बुलवाया, मेरे गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि यार कुश्ती देख तू, जिनको तू कई कई पॉइंटों से हराता है वो इतनी अच्छी कुश्तियाँ लड़ रहे हैं और वो फाइनल खेलने की कगार पे हैं। तो फिर मैंने प्रे किया कि मालिक एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं पूरी अपनी जी जान लगा के दोबारा से जो 4 साल की मेहनत है एक बार उसका मौका मिल जाए मेरे। यानी गुरुजी ने आपको वो मोटिवेट किया, वहाँ बचा लिया। हाँ, मोटिवेट किया कि नहीं कर सकता है तू, और ये देख ये सब लोग इस तरीके से कुश्ती खेल रहे हैं। तो मैं फिर नीचे, वो मालिक की बड़ी अच्छी आशीर्वाद रहा, बड़ों का बड़ा आशीर्वाद रहा, पूरे देश का आशीर्वाद रहा कि जिससे मैं आ रहा वो फाइनल में पहुंच गया और मुझे रिपेचेज में मौका मिल गया। उसके बाद मैं नीचे आया, वार्म अप किया, मैंने जूते इतनी ज़बरदस्त टाइट करके बांधे कि अब मेडल जीत के ही ये खोलूँगा, ये दिमाग में मैंने ठान ली थी। और फिर एक के बाद एक कुश्ती आई। पहले यूएसए को हराया, वो भी बड़ी तीनों राउंडों में बड़ी टफ कुश्ती हुई। फिर बेलारूस को हराया, वो भी तीनों राउंडों में टफ कुश्ती हुई। और फिर कजाकिस्तान के पहलवान के साथ जो ब्राउन्स मेडल का फाइनल मैच था हमारा, उसमें आप सब ने देखा होगा कि एक राउंड मैं जीत गया था और दूसरा राउंड जो क्लिंच होती थी हमारी, पहले बीजिंग ओलंपिक में ये रूल था कि जो पॉइंट स्कोर नहीं होते हैं तो बॉल निकलती है, रेफरी बॉल निकालता है, तो वो जिस भी कलर की बॉल निकलती है तो जो
खिलाड़ी है उसको फ़ायदा ये मिलता है, जिस जैसे में रेड कलर की बॉल निकलेगी तो रेड कलर के कस्टम वाले पहलवान को ये बेनिफिट होगा कि वो दूसरे पहलवान का पैर पकड़ेगा। और मोस्टली ये होता है कि पहलवान का एक पैर पकड़ने के बाद सब ये कहते हैं कि 99% कुश्ती पैर पकड़ने के वाले के पास होती है और डिफेंस वाला के पास 1% कुश्ती होती है। तो पहले राउंड में दूसरे राउंड में जब क्लिंच आई तो वो जीत गया कजाकिस्तान का पहलवान, और जब तीसरे में भी वही चीज़ आई तो उसी की फिर बॉल निकली। तो थोड़ा सा मायूस भी था, मगर फिर भी वही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि कुश्ती के आखिरी सेकंड तक, खेल के आखिरी सेकंड तक मुझे हार नहीं माननी। तो जैसे उसने पैर पकड़ा मेरा, मैंने काची दाव एक होता है हमारे जो पुराने पहलवान लगाते थे, बहुत लोगों ने पूरे वर्ल्ड ने ये अफसोस जताया कि ये दाव लगा कैसे इतने बड़े लेवल पर। तो वो दाव मैंने मारा और कजाकिस्तान के पहलवान को हराया और वो मेडल जीता। क्या होता है काची दाव में, कैसे क्या किस तरह से? काची दाव बड़े दिमाग से लगाया जाता है। ओपोनेंट ये सोचता है कि मैं उसको गिरा रहा हूँ और मुझे भी ये महसूस कराना है ओपोनेंट को कि हाँ मैं गिर रहा हूँ, और वो गिरते गिरते वो लगता है बड़ा प्यारा दाव होता है। और जो लगता है तो ओपोनेंट को एकदम से वो पीठ की तरफ से गिरता है, तो वो बड़ा बेनिफिट मिलता है काची दाव लगाने से। और वो बेनिफिट मुझे मिला और पूरे वर्ल्ड ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और मैं ये सोच रहा था कि हाँ भाई ओलंपिक मेडल हो गया, 4 साल की मेहनत है, और मैं जाके अपने रूम में सो गया जीतने के बाद। सब लोग मुझे ढूंढते घूम रहे और मैं अपने रूम में नहीं सोया, योगेश्वर के रूम में जाके सो गया। सब लोग ढूंढ रहे मुझे कि कहाँ गया। बल्कि LG दिल्ली का जो LG थे तेजेंद्र खन्ना जी, वो भी मुझसे मिलने आए, बता रहे थे सब लोग कि, मगर मेरा ये था कि हाँ मेरा जो 4 साल की मेहनत थी वो काम था वो पूरा हो गया। हाँ LG साहब बीजिंग में ही मौजूद थे कि 4 साल की जो मेरी मेहनत थी वो पूरी हो गई है और मैं बिंदास तरीके से अब रेस्ट करूँगा 1-2 दिन, फिर उसके बाद अगला पड़ाव अगला जो टारगेट गुरुजी जो देंगे वो उसको फॉलो करेंगे। एक चीज़ और मैं बताऊं कि मैं ये सोचता था हमेशा कि पहलवान कभी भीड़ में नहीं मर सकता। वो दम घुट के जो कई बार आता है ना कि ट्रेनों में इतने आदमी भीड़ का शिकार होके डेथ हो गई उनकी, तो मैं कई बार अखबार पढ़ता था, न्यूज़ सुनता था, तो ये सोचता था कि पहलवान कभी भीड़ में नहीं मर सकता, क्योंकि वो ताकतवर होता है, हमेशा फाइट करता है और उसमें से निकल भी जाता है। मुझे जब ये एहसास हुआ, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, कि पहलवान भी भीड़ से मर सकता है। लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतनी भीड़ थी कि गाड़ी भी हमारी ऐसे उठा के रख दी थी। तो वो एक एहसास हुआ कि हाँ भाई पहलवान भी भीड़ में मर सकता है। तो लोगों ने इतना प्यार दिया बीजिंग ओलंपिक के बाद। मैं खुद यहाँ मौजूद था इसी स्टेडियम में जब आप बीजिंग ओलंपिक का पदक जीते थे। जी, बड़ा लोगों ने बहुत आशीर्वाद प्यार दिया। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि बीजिंग ओलंपिक के बाद हमारी ओलंपिक स्पोर्ट्स को लोगों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। और आप देखोगे कि अब ओलंपिक स्पोर्ट्स को बहुत महत्व मिलता है, हर चीज़ को लेके लोग प्यार करते हैं ओलंपियनों को, लोगों स्पॉन्सर करते हैं ओलंपिक जो बच्चे खेलते हैं। तो बहुत बदलाव मैंने बीजिंग ओलंपिक के बाद अपने खेलों में देखा है। तो ये है सुशील कुमार की ओलंपिक से जुड़ी कहानियाँ। जल्द ही किसी और बड़े खिलाड़ी के साथ फिर मिलेंगे ओलंपिक के कुछ और नए किस्सों के साथ। तब तक आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।